ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कि हम अपने स्कीमा में हमने 3 चीजें मेंशन की हुई हैं कि जी माय स्कीमा एक्सपेक्ट्स टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस, बट ऑल ऑफ दोज आर ऑप्शनल फॉर नाउ। यानी इफ आई डू नॉट प्रोवाइड अ टाइटल एंड इफ आई वांट टू सेव इट इवन विदाउट अ टाइटल, तो डेटा हैज बीन सेव्ड, और अगर अब मैं इसको फेच करूं तो आई विल बी हैविंग all the records displayed including that without title। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो टाइटल के बगैर हो सकता है? टाइटल के बगैर होगा तो हमें पता कैसे चलेगा क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी डिटेल है? एंड इवन फॉर नाउ जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक, न सिर्फ ये बल्कि अगर हम यहाँ पे तीनों चीजें नहीं देते तो फिर भी ये डेटाबेस में प्रोडक्ट सेव कर देगा, एंड दैट इज क्वाइट बैड। स्टिल सेव्ड, और ये मेरे डेटाबेस में एक एम्प्टी एंट्री एंटर हो गई। तो इस तरह यूजर शरारत करके या अनजाने में बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिएट कर सकता है जो हमारे डेटाबेस में अननेसेसरी अनवांटेड रिकॉर्ड स्टोर हो सकते हैं, या इवन दोज रिकॉर्ड दैट आर हैविंग नो यूज। ऑब्वियसली एनी रिकॉर्ड which is not having title and description and price, what does it mean? What is the purpose of that if nothing is available? तो हमने डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड सेव करने से पहले ये मेक श्योर करना है कि डेटा विच इज गोइंग टू बी सेव्ड इन द डेटाबेस इज वैलिड एंड इज रिक्वायर्ड टू बी सेव्ड। ठीक है, तो ये काम हम किसके थ्रू प्रिवेंट या रिस्ट्रिक्ट करेंगे? दैट इज थ्रू दी, okay, I have deleted all the unnecessary entries. So ये हम करेंगे prevent using the validation. So there are different levels of validation. हम अपने बैकएंड पे जहाँ कंट्रोलर की लॉजिक लिखते हैं वहां पे भी एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, और वहां भी करेंगे ऑब्वियसली। और कुछ एरर हैंडलिंग या कुछ जो वैलिडेशन है वो हम स्कीमा लेवल वैलिडेशन भी करेंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कीमा लेवल वैलिडेशन, यानी यहीं पे हम कुछ रूल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो रूल्स बेसिकली डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव होने से पहले हमारा स्कीमा चेक करेगा कि क्या वो रूल्स इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो हम अब टाइटल के बाद यहाँ सिर्फ डेटा टाइप मेंशन कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो यहाँ मजीद मेटा डेटा हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी बजाय मैं सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखने के यहाँ एक ऑब्जेक्ट दूंगा और इसको मैं दूंगा, इसकी जो टाइप होगी दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग, और ये जो रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड इज गोइंग टू बी ट्रू। तो अब अगर मैं इस पर्टिकुलर फील्ड को टाइटल को खाली छोड़ूंगा तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, और मुझे उस क्रैश में वो बताएगी कि आपकी एप्लीकेशन इस वजह से क्रैश हुई है, बिकॉज यू आर एक्चुअली मिसिंग द रिक्वायर्ड फील्ड। अभी तो मैंने सिर्फ टाइटल को रिक्वायर्ड रखा है। ठीक है, नाउ इफ आई हिट इट, instead of saving it broke my request, and if I go back to the server and this is what I was expecting कि ये ब्रेक करेगी और मुझे क्या कहेगी, प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड, और किस फील्ड के अगेंस्ट वैलिडेशन फेल हुई है वो पाथ भी बता रहा है कि पाथ इज टाइटल। गॉट इट? और अगर आप यहाँ टॉप पे आए तो ये आपको पूरा प्रॉपर बता रहा है कि वैलिडेशन एरर, दिस इज द टाइप ऑफ एरर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, डुप्लीकेट एरर, वैलिडेशन एरर, रॉन्ग ऑब्जेक्ट की एरर, कास्ट एरर। तो आपको वैलिडेशन के जितने भी टाइप्स होंगे उनके नाम पता होने चाहिए। ये एक टाइप है वैलिडेशन एरर। और साथ क्या कह रहा है, प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड, टाइटल पाथ, टाइटल इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये उसने बिल्ट इन मैसेज भी दे दिया, टाइटल इज रिक्वायर्ड। ठीक, हम कहते हैं इस मैसेज को कस्टमाइज करें, यानी हमारी मर्जी का मैसेज आए। तो पहली चीज तो ये कि एप्लीकेशन ब्रेक हो गई, तो हमने इस ब्रेक होने से बचाना है इसको। लेकिन फिलहाल अब मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ ट्रू ना आए बल्कि साथ में मेरा लिखा हुआ कस्टम मैसेज आए, ट्रू के साथ इसको लाइक नोटेशन में बांध दें और साथ में कस्टम मैसेज दे दें, प्लीज प्रोवाइड दी प्रोडक्ट टाइटल। तो अब ये जो बिल्ट इन मैसेज आ रहा था टाइटल इज रिक्वायर्ड वो नहीं आएगा, बल्कि अब ये मैसेज आएगा, प्लीज प्रोवाइड द प्रोडक्ट। कब? जब ये रिक्वायर्ड ट्रू वाली फील्ड मिसिंग होगी। ठीक है, सो इफ आई सेव एट, सर्वर इज रीस्टार्टेड, एंड इफ आई कम बैक, स्टिल माय एप्लीकेशन ब्रेक करेगी, लेकिन दिस टाइम मैसेज जो है वो कस्टम मीनिंगफुल देगी, एंड दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये अगर आप यहाँ पे जाएं, अब ये जो मैसेज देगी आपको, प्लीज प्रोवाइड द प्रोडक्ट टाइटल, एंड दिस इज द सेम मैसेज दैट आई हैव सेट। ठीक, अब ये ब्रेक कर रही है, दैट्स फॉर श्योर। हमने इसको ब्रेक को फिलहाल नहीं छेड़ना, हम पहले ये रूल्स देख लेते हैं बाकी कौन कौन से रूल्स हैं। अब
जो प्रोडक्ट का टाइटल है दैट शुड बी यूनिक, यानी जो एक टाइटल ऑलरेडी सेव्ड है उसी नाम से या उसी टाइटल से, ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है जो दो प्रोडक्ट सेम टाइटल से हो। तो हम इसे क्या करना चाहते हैं, हम इसे यूनिक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिक इज गोइंग टू बी ट्रू। और अब ये जो एरर आएगी, अगर हम यूनिकनेस को वायलेट करेंगे तो उसकी टाइप ये नहीं होगी वैलिडेशन एरर, ठीक, उसकी टाइप क्या होगी, डुप्लीकेट की एरर। बड़े जब हम ये यूनिक लगाते हैं, सो लेट्स सेव इट, हमारा ये वापस प्रोसेस चल पड़ा। अब मैं टाइटल वो देता हूं जो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट का है। सो लेट्स सी दिस टेस्ट प्रोडक्ट 3, ये टाइटल ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में सेव्ड है और मैं इसी नाम से एक यानी इसी टाइटल से दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो दिस वुड बी अ डुप्लीकेट, तो यूनिक तो नहीं रहेगी, तो वो यूनिकनेस का चेक विल कम इनटू प्ले। स्टिल इट ब्रोक माय एप्लीकेशन एंड इफ आई कम बैक हियर, तो अब आप देख रहे हैं कि एरर उसने सेम नहीं दिया, बल्कि उसने ये एरर दिया है लाइक मोंगो सर्वर एरर और E11000 डुप्लीकेट की एरर। सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज E11000 जब भी आएगा एरर कोड, या तो हमें एरर नाम से उसकी रिकॉग्निशन करनी है या एरर के कोड से उसकी रिकॉग्निशन करनी है। सो व्हेनेवर वी फील लाइक दिस E11000 या ओनली 11000, दैट इज गोइंग टू बी द डुप्लीकेशन की एरर। गॉट इट? इसका मतलब ये होगा कि हम किसी न किसी की को डुप्लीकेट कर रहे हैं और साथ वो बताएगा कौन सी की को डुप्लीकेट कर रहे हैं, टाइटल को। लेटर ऑन हमारे केस में ईमेल हो सकता है, यूजर नेम हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, CNIC नंबर हो सकता है, जो आगे हम स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन के केस में यूज करेंगे। तो हम उन तमाम फील्ड्स को, यानी एक से ज्यादा फील्ड्स को एक ही वक्त में यूनिक का एट्रीब्यूट दिया जा सकता है, वो सबकी यूनिकनेस चेक करेगा। आप ये चाहते हैं जी कि स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक हो, स्टूडेंट का CNIC यूनिक हो, फोन नंबर यूनिक हो, ईमेल यूनिक हो, सब पे यूनिक लगा दें, ठीक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एरर क्रिएट कर रहे हैं, इन एरर्स को हैंडल नहीं कर रहे। ये जो एप्लीकेशन क्रैश है ना, ये इस वजह से कि हम एरर्स की हैंडलिंग अभी नहीं कर रहे, अभी हम एरर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं। अगर ये न्यूमेरिक फील्ड होती तो हम इसमें मिनिमम, यानी मिनिमम लेंथ दे सकते हैं कि टाइटल की मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए। फिर कोई बंदा शरारतन टाइटल की लेंथ 100 कैरेक्टर से ऊपर दे दे, इतना बड़ा टाइटल तो किसी का नहीं होता, टाइटल तो 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स या 30 वर्ड्स होते हैं। तो हम इसको एक और स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आई थिंक मैक्स लेंथ। ये सारे रूल्स आप मोंगू की डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। मोंगूज स्कीमा वैलिडेशन या सिंपली मोंगूज वैलिडेशन लिखें। सो मोंगूज वैलिडेशन पे आके ये सारे के सारे रूल्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। लाइक इफ यू कैन सी इट, रिक्वायर्ड इज ट्रू एंड देन बिल्ट इन वैलिडेटर्स पे क्या लगा सकते हैं, ये देखें, मिन लगा सकते हैं, मैक्स लगा सकते हैं, यानी मिनिमम अगर नंबर है, इनकेस कोई फील्ड नंबर है यानी प्राइस है, तो कोई बंदा गलती से प्राइस नेगेटिव ना लगा दे। तो आप प्राइस के लिए, ये मैं जब मिन मैक्स तब डिस्कस करूंगा जब मैं प्राइस पे हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे लगा सकते हैं जी इनम भी लगा सकते हैं। अगर आप प्री डिफाइंड वैल्यूज में से कोई वैल्यू लेना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन वैल्यू में आप 10 वैल्यूज प्री डिफाइन कर दें कि इन्हीं वैल्यूज में से कोई एक एंटर कर सके यूजर, इसके अलावा कोई नहीं, तो फिर इनम हम लिखेंगे। देन लेट मी लुक फॉर दैट, ये यूनिक ट्रू, दैट इज आल्सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। एंड देन कस्टम वैलिडेटर, कोई वैलिडेटर नहीं है, आपकी मर्जी का यहाँ पे, तो आप अपना कस्टम फंक्शन बना के उसको रेजेक्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, बट फॉर नाउ मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये सारे रूल्स कहाँ पे हैं। स्कीमा वैलिडेशन, वेयर इज, आई थिंक इट्स min length, yep, this one, and max length. So has it been applied somewhere? ये min length, ओके, वो कह रहे हैं स्ट्रिंग्स हैव enum, मैच, min length एंड max length, जितनी भी स्ट्रिंग फील्ड्स होंगी, ठीक है। सो मैं min length लेने देने जा रहा हूँ, MINLENGTH। min length is going to be like, अगर आपको सिर्फ नंबर देना है तो आप सिर्फ ये दे दें 5, लेकिन अगर आपको साथ कस्टम मैसेज भी देना है तो फिर आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें और मिनिमम लेंथ 5 लिखें, और अगर 5 से कम हो तो प्लीज
provide at least 5 characters long title, ठीक। और अगर मैक्स लेंथ पे जाएं तो मैक्स लेंथ में इन मैक्स लेंथ मैं चाहता हूं कि जी 30 कैरेक्टर से ऊपर का टाइटल ना हो, ठीक। सो लेट्स सी इट। तो ये आप जितने भी कस्टम रूल्स है ना, प्लीज प्रोवाइड मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग टाइटल। अब हम जरा ये रूल ब्रेक करके देखते हैं, मिन लेंथ वाला। सो माय एप्लीकेशन इज रनिंग। सो इफ आई कम बैक और यहाँ पे मैं ये टाइटल देता हूँ ओनली विद द टेस्ट। सो इफ आई नाउ हिट दिस, इट इज ब्रोकन, और वो मुझे अगेन कह रहा है कि प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड, और दिस टाइम इट इज सेइंग व्हाट इट इज सेइंग, प्लीज प्रोवाइड एट लीस्ट 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग। एंड इफ वी ब्रेक द मैक्स लेंथ of the title, so that's probably even, let me check my application is running. I mean, let me save it again just to restart the server, and then if I go back, still is broken, or this time it is saying could you please provide maximum 30 characters long title। clear? So these are the validators, जो कि बहुत सारे हैं, हम उनको बार बार साथ साथ स्टडी करेंगे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में भी आप ले सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन नॉर्मली ऑप्शनल होती है, किसी प्रोडक्ट की होती है, किसी की नहीं होती, तो हम ये क्या कर लें, टाइप इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग कर लें, रिक्वायर्ड ट्रू नहीं करते और बाकी भी कुछ नहीं करते। डिस्क्रिप्शन में आप चाहते हैं कि 300 वर्ड्स या 500 वर्ड्स की मैक्सिमम लेंथ लगा दें तो लगा दें, कोई मसला नहीं। एंड देन प्राइस में इसको कट करें, इसको ऑब्जेक्ट बनाएं, इसकी भी टाइप स्पेसिफाई करें। दिस टाइप इज नंबर, और अब इस नंबर में ऑब्वियसली मिन लेंथ और मैक्स लेंथ तो नहीं होती, सिर्फ इसमें होता है मिन, और प्राइस भी रिक्वायर्ड है। पहले इसको कर लें जी, रिक्वायर्ड इज गोइंग टू बी ट्रू, और मिन इज गोइंग टू बी लाइक मिनिमम नंबर क्या हो प्राइस का, यानी हमारे स्टोर में लेट सपोज कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी प्राइस 10 से कम हो, 10 रुपए का मिनिमम एक प्रोडक्ट, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सो प्राइस कैन नॉट बी लेस देन 10। इसी तरह आप इसको यहाँ पे ये लिखें, और मैक्सिमम प्राइस लेट सपोज आपका 10,000 से ऊपर का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन 10,000, ठीक। तो यूनिक भी हो गया, स्ट्रिंग के केस में मिन लेंथ मैक्स लेंथ भी हो गया, और मिनिमम और मैक्स भी हो गया, देयर आर सो फोर्थ सो ऑन। तो हम यूं जो आपकी वैलिडेशन है उसको आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं अपने उस पे वैलिडेशन स्कीमा के अंदर, ठीक है।
ओके सो अब बारी आती है इनको हैंडल करने की। तो एरर नहीं लाजमी नहीं है, अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आप फ्रंट एंड से वैलिडेशन परफॉर्म करके करना चाहती हैं तो दैट्स ओके। लेकिन जब आप एपीआई लिख रही होती है ना, तो आपको नहीं पता कि आपकी एपीआई किसी मोबाइल डेवलपर ने यूज करनी है, क्योंकि जब आप ये वन टाइम लिखेंगे ना, तो आप इसके फ्रंट पे मोबाइल ऐप डिजाइन करें, उसको डाटा ये कंज्यूम करें, आप वेब ऐप डिजाइन करें, ये डाटा कंज्यूम करें, आप किसी थर्ड पार्टी ड्राइविंग स्कूल के लिए आप लिख रही हैं, आप चाहती हैं पूरे पाकिस्तान में जितने ड्राइविंग स्कूल्स हैं वो सारे कोलैबोरेट करें और सारे आपकी एपीआईज को यूज करें, जैसे हम सारे गूगल की एपीआईज को यूज कर रहे होते हैं। तो आप अगर एपीआई वेंडर बनना चाह रही हैं, तो फिर आपको तो नहीं पता कि आप, यानी फ्रंट एंड तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और फिर आपको ये भी नहीं पता कि जो फ्रंट एंड डेवलपर होगा, जो फ्रंट एंड बनाएगा, वो क्या फ्रंट एंड पे वैलिडेशन लगाएगा या नहीं लगाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एपीआई इतनी स्ट्रांग हो कि सारे फीचर्स इसी के अंदर मौजूद हो। तो दिस इज व्हाट, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में, मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ना, कि वाई टू, इनफैक्ट हम एक चीज पढ़ रहे हैं तो हमें सारे सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। अदरवाइज अगर हम लेट्स सपोज इसको करना चाहें, यहाँ बिल्कुल वैलिडेशन लगाएं, यही वैलिडेशन हम फ्रंट एंड पे लगा दें, यानी हमें यप में सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, हम मिनिमम लेंथ को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हम मैक्स लेंथ को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हम नंबर के केस में मिनिमम नंबर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मैक्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इवन इससे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस वहां अवेलेबल है। लेकिन इट्स हर फ्रंट एंड डेवलपर को फॉर्मेट नहीं आती, या हर फ्रंट एंड डेवलपर फॉर्म वैलिडेशन नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहेगा, तो देन हम बैकएंड से एरर मैसेज उसको थ्रो करेंगे कि जी दिस इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। परफेक्टली चलेगी, चला के दिखाऊंगा इनफैक्ट। और अभी हम फ्रंट एंड में लगाएंगे भी ना, तो फ्रंट एंड में क्या यूनिकनेस चेक हो सकती है कि आपके डेटाबेस में ये नाम ऑलरेडी मौजूद है। तो हम फ्रंट एंड और बैक एंड को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, कुछ तो फ्रंट एंड में चल जाएंगी, कुछ नहीं चलेंगी। ठीक है, यानी आपकी आपने लॉग इन करना है, तो यूजर नेम ने कहाँ से जाके चेक होना है, डेटाबेस से। तो फ्रंट एंड तो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो वो फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट बैक एंड पे आएगी, तो बैक एंड डेटाबेस में चेक करके यूनिकनेस बताएगा कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, प्लीज प्रोवाइड अ डिफरेंट ईमेल। सो फ्रंट एंड में भी जो एरर शो होते हैं वो मिक्स ऑफ बोथ होते हैं। तो बहरहाल तो पहला वाला आंसर था मेरा, वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था और ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स था, कि आपने जब एपीआई लिखनी होती है तो आपने दूसरों पर नहीं डिपेंड करना, ये काम फ्रंट एंड संभाल लेगा, मुझे जरूरत नहीं है, नहीं, दैट्स नॉट। इवन आपके सर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ बैक एंड डेवलपर। सो नाउ अब हमने करना है, इनको हैंडल करना है, ठीक है। और इन एरर्स को हैंडल करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। मैं द सिंपलेस्ट वन ऑब्वियसली वुड बी टारगेटिंग फर्स्ट। ये जो मैंने कहा ना ऐप डॉट यूज, ये हमारा ग्लोबल मिडलवेयर है। और आपको पता है कि अब तो पता लग जाना चाहिए कि ग्लोबल मिडलवेयर, जब भी नाम मिडलवेयर आए तो ये हमेशा रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल के बीच में एग्जीक्यूट होता है। अब जब भी हम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा अपने सारे ग्लोबल मिडलवेयर्स पे आखिरी मिडलवेयर कौन सा होना चाहिए, हमारा एरर हैंडलर, दैट इज रिक्वायर्ड। और ये मेंशन है एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। इफ आई कम बैक, जो अब मैं एरर हैंडलिंग बताने लगा हूं आपको, एक्सप्रेस तो हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, इसी से बताने लगा हूं। लेट्स लेट्स गो अहेड एंड लेट्स एरर हैंडलिंग। ठीक, तो पहली चीज तो ये है कि जो एरर हैंडलिंग की टेक्निक मैं यूज करने लगा हूं, दैट इज गोइंग टू बी लाइक राइटिंग एरर हैंडलर्स। और यहाँ पे देखें, डिफाइन एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फंक्शन इन द सेम वे एज अदर मिडलवेयर फंक्शंस। पहली बात यह है कि एरर हैंडलिंग मिडलवेयर भी उसी तरह का फंक्शन होगा जिससे आप बाकी मिडलवेयर फंक्शन। तो बाकी मिडलवेयर फंक्शन कौन से हैं, ये मिडलवेयर, ये भी मिडलवेयर। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमने इसी तरह से करना है। कैसे करना है, ऐप डॉट यूज दिस। अब और इसके अंदर प्रोबेबली हमने क्या करना है, एक कॉल बैक फंक्शन लिखना है जैसे हम बाकी लिखते आ रहे हैं, सेम वे एज अदर मिडलवेयर। ठीक, पहली पॉइंट ये वाला पॉइंट हमने किया। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फंक्शन हैव 4 आर्गुमेंट्स इंस्टेड ऑफ 3। हमारे पास नॉर्मल मिडलवेयर्स में जो हम लिखते हैं वो कितने आर्गुमेंट्स होते हैं, 2, ठीक, बल्कि 3 होते हैं। मैंने अभी तक सिर्फ 2 आपको पढ़ाए हैं, तीसरा नहीं पढ़ाया। ये जो आप ये कॉल कर रहे होते हैं ना, ये भी मिडलवेयर फंक्शन ही है बेसिकली। तो इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस 2 होते हैं, लेकिन हर फंक्शन में तीसरा भी अवेलेबल होता है नेक्स्ट नाम से। अभी तक इसका यूज नहीं आया तो मैंने नहीं बताया, लेकिन अब चूंकि डॉक्यूमेंटेशन में बता रहा हूं तो उसने जिक्र किया है कि हर मिडलवेयर में 3 आर्गुमेंट्स होते हैं, तो आप तीसरा डिफॉल्ट कंसिडर करेंगे, कौन सा होगा, नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट का पर्पस क्या है वो आएगा तो बताऊंगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इसका मतलब ये है कि नॉर्मली मेरे पास कितने होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट, 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। एरर हैंडलिंग मुझे ये कह रहा है कि जी एरर हैंडलिंग फंक्शन हैव 4 आर्गुमेंट्स इंस्टेड ऑफ 3। ये मैं एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे हूँ, और वो कौन से हैं, वो कह रहा है जी पहला जो होगा वो एरर का होगा। तो इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये भी मैं कहीं डॉक्यूमेंटेशन से मैंने पढ़ा हुआ है, वो दिखाऊंगा कि कहाँ होता है। बहरहाल ये सबसे एंड पे होना चाहिए। और दूसरी बात, नॉर्मल मिडलवेयर और एरर हैंडलर में फर्क क्या है कि एरर हैंडलर 4 आर्गुमेंट्स लेगा, और अगर नेक्स्ट नहीं भी होगा तो स्टिल पहला वाला कौन सा होगा, रिक्वेस्ट की जगह एरर। तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फंक्शन, इसको डिफाइन किया जाएगा सेम एज अदर मिडलवेयर फंक्शंस, और एक्सेप्ट एरर हैंडलिंग फंक्शन हैव 4 आर्गुमेंट्स इंस्टेड ऑफ 3 आर्गुमेंट्स। और इसने ये बता भी दिया कि ऐप डॉट यूज, और ये 3 आर्गुमेंट, ये 4 आर्गुमेंट्स की लिस्ट में ही है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरी बात, अच्छा, Express comes with a built-in error handler that takes care of any errors that might be encountered in the app. That's again another important point. Express के अंदर error handler built-in है. Comes with a built-in error handler that takes care of any errors that might be encountered in the app. कोई भी error occur होगा तो उसके लिए Express के अंदर एक error handler built-in defined है, ठीक है? The default error handling middleware function is added at the end of the middleware function stack. That's an important point which I was talking about. This default error handling middleware function is added at the end of the middleware function stack. तो this is the function stack, और मैंने सबसे एंड पे क्या लिखा है, error handling. ये सेकंड पॉइंट था जो बताना चाह रहा था. If you pass any error to the next, अच्छा बाकी कहानियां सारी हम पढ़ें तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हम सारी कहानियां पढ़ना शुरू हो गए तो हम खुद जो है वो, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, इस, चूंकि ये एरर बिल्ट इन यानी एरर हैंडलर है, तो जो भी एरर आएगा वो ऑटोमेटिकली इसमें थ्रो हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस चूंकि ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, जैसे रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बिल्ट इन था, जैसे रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बिल्ट इन था, तो एर डॉट स्टैक की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें पूरा एरर का स्टैक ट्रेस बताता है। स्टैक ट्रेस क्या होता है एरर का, पता है आपको? एरर एक जगह पे आया, इसने ये पूरा स्टैक ट्रेस दिया कि आपका ये एरर है, इसके पीछे ये हिस्ट्री है, ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, बेसिकली स्टैक ट्रेस, एरर का स्टैक ट्रेस। एनीवेज, तो अब हम क्या करेंगे, हमें, हम कहते हैं कि जब भी पूरी एप्लीकेशन में कोई एरर आए तो हम उस एरर को कंसोल, या कंसोल के बजाय क्या कर दें, रेस डॉट जेसन एरर इज गोइंग टू बी दिस एरर, रिस्पॉन्स सेंड कर दे जेसन के फॉर्म में, और ये जो एरर यहाँ रिसीव होगा उसको क्लाइंट को सेंड कर दे। क्लियर? अब हम आते हैं जी, लेट्स सी इट इन एक्शन। वेयर इज दिस, दिस, अच्छा जी, इट इज गेटिंग क्रैश्ड। सॉरी। अब हमारा आता है काम नेक्स्ट कीवर्ड का या नेक्स्ट मिडलवेयर का। ये जिस तरह बाकी मिडलवेयर हमने लिखे हैं ना, इस तरह का एक मिडलवेयर है नेक्स्ट का, ठीक? लेट मी डू दैट। मैं कंट्रोलर में हूं, और मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट में हूं, क्योंकि एरर हमारा कहाँ पे आ रहा है, क्रिएट प्रोडक्ट में आ रहा है। अब जितनी एरर की डिटेल बताइए, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखें और एक और कॉन्सेप्ट सुने। नॉर्मली जब भी हम कोई एक्सटर्नल रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमारी अपनी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, डेटाबेस में।
हमारी अपनी एप्लीकेशन से अगर रिक्वेस्ट जाए एपीआई पे, तो ये क्या होती है, नॉर्मली एक्सटर्नल रिक्वेस्ट होती है। तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल रिक्वेस्ट में एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता सम टाइम डेटाबेस डाउन हो, सम टाइम डेटाबेस कनेक्टिविटी, जैसे आपकी एप्लीकेशन में हो रहा है, डिस्टर्बेंस किधर है, डेटाबेस में, और उसका इफेक्ट किधर हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो रही है। ठीक, तो हम नॉर्मली जब भी कोई एक्सटर्नल रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम वो सारी लॉजिक ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं। इससे पहले पता है ट्राई कैच ब्लॉक का, नॉर्मली ये ट्राई का कीवर्ड है, ट्राई के कीवर्ड के बाद हम सारा का सारा अपना कोड लिखते हैं, जो भी हमें कोड लिखना होता है, जो मैंने कोड कट किया है वो मैं ट्राई में लिखूंगा। क्लियर? और उसके बाद जहां ट्राई का ब्लॉक एंड होता है, इस करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड लिखी हुई स्टेटमेंट्स को हम ब्लॉक बोलते हैं। जहां पे मेरी जो जितनी भी लॉजिक होगी, जिसमें मैंने कोई डेटाबेस रिक्वेस्ट की होगी, कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट की होगी, उस सारी लॉजिक को प्रेफरेबली किसके अंदर लिखा जाता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले ट्राई अपनी बॉडी में लिखे गए कोड को ट्राई करता है। अगर इस पूरी बॉडी में, ट्राई की बॉडी में कोई भी एरर आता है, तो वो ग्रेसफुली उस एरर को कैच ब्लॉक में थ्रो कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक, एंड दिस इज व्हाट, हम वो जो ये ट्राई ब्लॉक एरर थ्रो करता है, हम उसको इस यहाँ किसी वेरिएबल में पिक करते हैं, रिसीव करते हैं। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। एरर इज मोर मीनिंगफुल, दैट्स व्हाई वी रिटन अ एरर ओवर हियर। और यहाँ पे हम चाहें तो कंसोल डॉट लॉग लिखकर इस एरर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन वंस अगेन ये एरर किधर जाएगा, कंसोल पे जाएगा। हमें तो कंसोल पे नहीं चाहिए, हमें तो किधर चाहिए, वापस क्लाइंट को दिखे ना, ताकि उसके मुताबिक क्लाइंट को डिसीजन भी ले ले। हियर कम्स अनदर टर्म इनटू प्ले। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास, चूंकि एरर आ यहाँ पे रहा है ना, फ्रंट एंड से जो मैं डाटा भेज रहा हूँ, टाइटल मिस देके, टाइटल डुप्लीकेट देके, वो सबसे पहले यहाँ आ रहा है, और यहाँ से आगे भेज रहे हैं ना बॉडी को। तो मैं चाह रहा हूं कि जब इसमें कोई एरर आएगा तो ये कंसोल पे डिफॉल्ट शो कर रहा है एप्लीकेशन क्रैश करके, उसके बजाय यहां यानी वो एरर अब इधर कैच होगा, इधर कैच होगा, लेकिन शो फिर भी कंसोल पे ही होगा। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि यहां से उस एरर को पास कर दे इस एरर हैंडलर को। यानी मैं पूरी एप्लीकेशन के एरर हैंडलर्स को, यानी एरर हैंडलर मैंने एक ही जगह डिफाइन किया हुआ है, पूरी एप्लीकेशन में जहां भी एरर आएगा मैं उस एरर को कहां भेजूंगा, इसी एरर हैंडलर के पास। क्लियर होगी बात? और ये जो भेजने वाला काम है, इसके लिए मुझे तीसरे आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है, विच इज द नेक्स्ट। ये नेक्स्ट एक मिडलवेयर फंक्शन है, बिल्ट इन। इसका नाम भी कुछ और हो सकता है, एबीसी एक्सवाईजी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कन्वेंशन है कि इसको क्या रखते हैं हम, नेक्स्ट। तो अब मैं क्या कहता हूं, मैं यहां पे कंसोल लॉग करने के बजाय क्या कहता हूं, नेक्स्ट। फिर, और उस नेक्स्ट में क्या पास कर रहा हूं, एरर। ये बेसिकली, अब चूंकि एरर मैंने कहा है कि एक्सप्रेस के अंदर बिल्ट इन एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म मौजूद है, ये इस नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल करेगा, इस पूरे स्टैक को देखेगा, अगर वो इसके अंदर एरर आ रहा है तो वो उस मिडलवेयर को हिट करेगा जो एरर हैंडलर मिडलवेयर है। क्लियर होगी बात? नाउ जब इसको हिट करेगा तो वो एरर कहां रिसीव होगा, इस एरर में रिसीव होगा। जब इस एरर में रिसीव होगा तो मैं उसको वापस कहां भेज रहा हूं, क्लाइंट की तरफ। नाउ मेरी एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो गई है, लेट्स सी इफ इट इज इन एक्शन और नॉट। इफ आई हिट, एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू दिस। अब जहां पे एरर अकर हुआ, उसने उसको कैच ब्लॉक में थ्रो किया, कैच ब्लॉक ने उसे पकड़ के नेक्स्ट को भेज दिया। नेक्स्ट का मतलब क्या है, कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर इन द क्यू। नेक्स्ट का मतलब होता है कि बेसिकली जब आपके फंक्शंस का स्टैक बनता है ना, तो ये बारी बारी उन स्टैक्स को फॉलो करता है। तो अगर एरर है तो नेक्स्ट का मतलब ये है कि नेक्स्ट जो कॉल बैक फंक्शन है इन द क्यू, उसको कॉल करे। अब चूंकि उसके अंदर पड़ा हुआ एरर है, तो वो डायरेक्ट उसके पास जाएगा जो जिसके लिए एरर हैंडलर, यानी जो पहले से एरर हैंडलर डिफाइन किया गया। तो अब वो जो एरर हमें वहां आ रहा था, एग्जैक्टली वही एरर हमें यहाँ पे मिल रहा है। और ये जरा मोर मीनिंगफुल या फॉर्मेटेड है। कैन यू सी दिस, कि इसमें वो नहीं बता रहा जो क्रैश में हमें बता रहा था यहाँ पे। ये देखें, इसमें ये सारा लाइनें शाइनें, कोड शोड, फाइलें शाइलें सब कुछ बता रहा था, बट दिस इज मोर मीनिंगफुल एंड फॉर्मेटेड। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट।
comes with a built-in error handler that takes care of errors that might be encountered in the app. ये जो एरर की प्रॉपर फॉर्मेटिंग है ये किस वजह से? बिल्ट इन एरर हैंडलर की वजह से। आप वरना देख रही है ना कि हमारे पास जब एप्लीकेशन क्रैश थी तो ये एरर आता था, इसमें बहुत सारी अननेसेसरी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन भी थी। लेकिन जब मैंने प्रॉपर एरर को हैंडल किया तो उसने मुझे एरर का एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया, यानी ओवरऑल एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया, उसके अंदर एरर की के अगेंस्ट फिर एक ऑब्जेक्ट मुझे दिया, और उसके अगेंस्ट फिर एरर्स, क्योंकि एक से ज्यादा एरर आ सकते हैं ना एक वक्त में। ठीक, मिसाल के तौर पे कैसे आ सकते हैं, लेट्स सी। ये मेरा मैंने प्राइस दी है, दैट शुड नॉट बी नेगेटिव। मैंने नेगेटिव प्राइस दे दी, और ये मेरा वैलिडेशन रूल लगा हुआ है कि नेगेटिव नहीं हो सकती, मिनिमम जीरो होगी। और दूसरा मैंने ये दे दिया इसको ये। तो अब बेसिकली मैं इस रिक्वेस्ट को अगर हिट करूं तो व्हाट आई कैन हैव इज, अब एरर मेरे पास दो आ गए हैं। एक एरर किस पे आया है, टाइटल पे, और दूसरा एरर किस पे आया है, दैट्स वाई ये एरर्स था। तो ये एरर एक यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा यहाँ पे आ रहा है। अगर मेरे पास 10 एरर होंगे तो ये 10 के 10 एरर्स को कैच करके मुझे दे देगा, और हर एरर की कंप्लीट डिटेल। मिसाल के तौर पे देखें, पहला जो एरर था, इस एरर का नेम क्या था, ये एरर था वैलिडेशन एरर। ये भी एरर कौन सा है, वैलिडेटर एरर, सॉरी ये वैलिडेशन नहीं, वैलिडेटर एरर है। वैलिडेटर एरर, वैलिडेटर एरर। अगर मैं डुप्लीकेशन एरर क्रिएट करता तो मुझे क्या देता, कोड देता। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे एरर्स हैं, आगे चल के मतलब जो जो एरर्स की टाइप्स आते जाएंगे मैं साथ साथ वो भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो यहां तक ये क्लियर है। अब अगर आपको, जो मैंने एक और चीज बताई थी वो भी एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में, कि एक और चीज भी होती है, एरर डॉट स्टैक। अगर आप एक्सप्रेस में देखें तो आपको बताता है कि जी आप, यानी कुछ लोग स्टिल उनको स्टैक रिक्वायर्ड होता है फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, टेक्निकल डिटेल के लिए। एरर की टेक्निकल डिटेल आपको स्टैक देता है, जनरल डिटेल आपको वही एरर का ऑब्जेक्ट थ्रो कर देता है। तो ये देखा है, एरर डॉट स्टैक, ये बिल्ट इन एरर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, जैसे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज। सो इफ आई नाउ कम बैक, यहाँ पे इसको हिट करता हूँ तो अब उसने मुझे मोर टेक्निकल डिटेल दी है। वो प्रॉपर सारी लाइन नंबर्स के साथ बता रहा है कि किधर से ओरिजिनेट हो रहा है, उसकी रूट क्या है, उसकी रूट क्या है, उसकी रूट क्या है, और उस, ये ऑप्शनल है। ये बेसिकली, लेट्स सपोज आप एरर ट्रेसिंग कर रहे हैं और आपको नहीं पता लग रहा कहाँ क्या मसला है, तो फिर आप स्टैक, ये डेवलपर्स के लिए होता है, ये डेवलपमेंट मोड के लिए होता है। एप्लीकेशन के दो मोड होते हैं, डेवलपमेंट मोड और प्रोडक्शन मोड। डेवलपमेंट मोड में हम हैं जब तक एप्लीकेशन आपकी डेवलप हो रही होती है, जब डेवलप होके डिलीवर होती है तो वो किस मोड में होती है, प्रोडक्शन मोड में। तो ये किस मोड के लिए, डेवलपमेंट मोड के लिए। और ये किस मोड के लिए, प्रोडक्शन मोड के लिए। क्लियर है यार? अब हमने क्या करना है, हमें ये सारी डिटेल में नहीं चाहिए, हमें तो यूजर को सिर्फ मैसेज दिखाना है। यूजर को क्या लगे जी कि इसमें कौन सी टाइप है, कौन सा पाथ है, क्या रीजन है, क्या कुछ भी नहीं। यूजर को सिर्फ क्या दिखाना है, एरर मैसेज। और कौन सा एरर मैसेज, सिंपली ये, प्लीज प्रोवाइड मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग टाइटल। ठीक। अब इस काम के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। हम ऑब्वियसली एरर के अंदर एरर्स पे एक लूप लगा सकते हैं। आपको पता है ऑब्जेक्ट की अरे पे तो लूप लगाना आता है। आपको पता है ऑब्जेक्ट के भी, ऑब्जेक्ट पे कैसे लूप लगाते हैं? कल मुझे याद करिएगा, मैं पहला टॉपिक ही पढ़ूंगा ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगाना। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की मल्टीपल प्रॉपर्टीज को गेट करना। तो हम ये एक काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इस काम के लिए जरा इवन जनरलाइज अप्रोच फॉलो करूंगा। और वो जनरलाइज अप्रोच क्या है, github.com, दिस इज माय गिटहब रेपो। और यहाँ पे जस्ट ये है मेरी एरर हैंडलिंग की लॉजिक। और मैं ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। एरर हैंडलर जो मैंने लिखा फंक्शन, उसके अंदर ये मैंने सारा पेस्ट कर दिया। ठीक, आप तो डर गई होंगी क्या मसला है, ये क्या हो गया। सो लेट मी एक्सप्लेन इट। पहले तो मैं इसको कट शॉर्ट कर दूं ताकि आपका डर कम हो जाए। तीन चीजें हैं
पहली चीज तो ये है कि मेरे पास जो कुछ इस एरर में रिसीव हो रहा था, मैंने उसकी एक कॉपी बना ली। ये पता है ना क्या तरीका है? ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर किया तो ये क्या करेगा, उस पूरे एरर ऑब्जेक्ट की कॉपी एरर में सेव कर देगा। ये क्या है बेसिकली एरर, ये है एरर में, ये पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एज इट इज है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसकी एक कॉपी क्रिएट की। क्यों? ताकि म्यूटेट ना कर दूं, मैं ओरिजिनल एरर ऑब्जेक्ट को म्यूटेट ना करूं, जो चेंज करूं वो किस में करूं, एरर में करूं। तो ये तो आपको पता ही है, म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट पता है ना। ओके, तो ये पहला स्टेप है मेरा। और क्यों किया, क्योंकि मैं ओरिजिनल को म्यूटेट ना करूं। अब मैं क्या कह रहा हूं, एरर डॉट मैसेज की जो प्रॉपर्टी है, इस एरर के अंदर एक मैसेज की प्रॉपर्टी है, क्लियर। मैं उसको निकाल के अपने ऑब्जेक्ट जो कॉपी बनाया था उसकी मैसेज की प्रॉपर्टी में सेव कर दिया, क्लियर। ये क्यों किया, इसकी भी सोल्यूशन बताता हूं। बहरहाल ये दो काम आपको समझ आ गए। अब जब भी एरर डिटेक्ट होता है तो एरर के अंदर एक नेम भी होता है, एरर डॉट नेम। ये एरर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो यहां से आ रहा है, इसके अंदर ये देखें क्या पड़ा हुआ है, नेम। ठीक, मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये जो एरर डॉट नेम है ये कास्ट एरर है, इसकी वैल्यू चेक कर रहा हूं कि ये वैलिडेटर एरर है, कास्ट एरर है, ये क्या है, क्लियर। वो बेसिकली इस नाम को देख रहा है, वैलिडेशन एरर। इस नाम को नहीं, जो डायरेक्ट किस ऑब्जेक्ट के अंदर है, एरर के ऑब्जेक्ट के अंदर है, एरर डॉट नेम, एरर डॉट मैसेज। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले चेक कर रहा हूं कि एरर डॉट नेम इक्वल्स टू कास्ट एरर। अभी तक कास्ट एरर मैंने बताया नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर दे, लेकिन ये चीज लिखी रहने दे साथ, या यू आर सेफ टू इवन कमेंट इट आउट। वी नेवर नो व्हाट इज कास्ट एरर, दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। आगे आ जाए, वो चेक करें कि क्या जो एरर आया है उसका नेम वैलिडेशन एरर है, तो हमारे केस में वैलिडेशन एरर है ना। तो अगर ये वैलिडेशन एरर है तो फिर क्या करे, ये बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट पे लूप लग रहा है, और ये कल फर्स्ट प्रायोरिटी पे डिस्क्राइब करूंगा, फिर ये बताऊंगा ये क्या हो रहा है। पर अगर तो एरर जो आया है उसका नेम वैलिडेशन एरर है तो फिर ये लॉजिक चला दो, ठीक। और साथ ही में क्या कर दो, ये कर दो। फिर एरर को पहचानती हैं, 11,000 किसका है, डुप्लीकेट की। तो अगर एरर डॉट कोड, क्योंकि डुप्लीकेशन के केस में एरर का नाम नहीं आता, क्या आता है, कोड आता है। अगर एरर डॉट कोड, क्योंकि यहाँ पे कोड नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि डुप्लीकेशन एरर है ही नहीं, अगर होता तो उसमें कोड होता। अगर वो 11,000 है तो फिर डुप्लीकेशन एरर, ये अगेन वही लॉजिक है जो यहाँ लगी हुई है, तो फिर ये एरर शो करे और साथ में मुझे क्या दे, सॉरी, फिर और अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो, ना ये हो ना ये हो, फिर कोई और मैसेज हो सकता है, तो वही मैसेज एज इट इज पास कर दो, एरर डॉट मैसेज जो यहाँ सेट हुआ है। इसका मतलब अब समझ आ गया। तो ये आखिर में क्या हो रहा है, सिर्फ रेस्ट डॉट स्टेटस, अच्छा इस स्टेटस को भी छोड़ दें आप, ये भी कंफ्यूज होंगे, रेस्ट डॉट जेसन, और उस जेसन में क्या भेज रहा हूं, मैसेज की प्रॉपर्टी में एरर डॉट मैसेज। क्लियर होगी बात। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो अब मुझे प्रॉपर वेल फॉर्मेटेड मैसेज मिलेगा, इफ एवरीथिंग गोज वेल, अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो। इंटरनल सर्वर एरर, ये फॉल बैक ट्रिगर हुआ है, ये वाला ट्रिगर हुआ है। इसका मतलब ये है कि ना मेरा ये चला ना मेरा ये चला, डायरेक्ट रिस्पॉन्स चला, और इसमें इस मैसेज में भी कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ, तो उसने डायरेक्ट फॉल बैक ऑप्शन चला दिया, क्लियर। बहरहाल दिस इज द इंटायर लॉजिक, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। और मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा अभी कि आई हैव टू एक्सप्लेन दिस फर्स्ट, देन आई हैव टू कम बैक। क्लियर होगी बात। तो मैं कल, मतलब ये हमारी जनरलाइज लॉजिक है, ये वन टाइम हम एरर हैंडलिंग, इसको हम कहते हैं ग्लोबल एरर हैंडलिंग। जब हम ये वन टाइम सेटअप कर लें तो हमारी पूरी एप्लीकेशन में आज के बाद जब भी कोई एरर आएगा तो हम सिर्फ इसे क्या करेंगे, नेक्स्ट एरर, और उसको पास कर देंगे एरर, वो नेक्स्ट डायरेक्ट इसको आगे हिट करेगा, और ये आगे सारी एरर
डिस्क्रिप्शन से मुराद ये जो अभी एरर पिक कर रहा है ना, ये स्कीमा के एरर्स ही पिक कर रहा है। तो हमने ऑलरेडी सबके अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं, तो जो एरर आएगा वो उसको पकड़ेगा। ग्लोबल का मतलब क्या है? हर किस्म के एरर को पकड़ने की सलाहियत रखेगा। ठीक, सो दैट्स प्रीटी मच इट। अभी हमारे पास क्या आ रहा है? फॉल बैक एरर मैसेज आ रहा है, लेकिन दिस इज क्वाइट रीडेबल एंड मीनिंगफुल टू बी प्रेजेंटेड टू द यूजर। इसी तरह जब हमारा जो प्रॉपर चलेगा ना वैलिडेटर, तो यहाँ वही मैसेज आएगा कि प्लीज प्रोवाइड दिस समथिंग लाइक दिस, प्लीज प्रोवाइड समथिंग लाइक दिस, प्लीज प्रोवाइड, we need one more day in fact to complete this global error handling. But in fact एरर हैंडलर क्या होते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, और ग्लोबल एरर हैंडलर कैसे सेटअप करते हैं, बाकी की कहानी इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई इशू हो तो बता दें।